Hello students, welcome to our channel. So in today's video, I'm going to discuss the NCERT exemplar question of the chapter Molecular Basis of Inheritance with the discussion. As before going to the questions, first let me clear the first thing that the chapter Molecular Basis of Inheritance is really important. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर आपकी बिल्डअप करते हैं, आपके कंसेप्ट बिल्डअप करते हैं दैट व्हाट इज़ द डीएनए, फिर डीएनए से हमारे आरएनए किस तरह से बनते हैं, आरएनए से हमारे पास प्रोटीन किस तरह से बनते हैं, हु डिस्कवर दी जेनेटिक मटेरियल एज अ डीएनए एज अ आरएनए। ठीक है, मेन जो जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं, इसकी डिस्कवरी किस तरह से हुई, डीएनए होता कैसा, ये सब हम चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, सो एज सच अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो क्वेश्चन करने, तो आपने चैप्टर पढ़ के ही आए होंगे, तो यहाँ पे मैं पूरी डिटेल डिस्कशन आपको नहीं दूंगी। सो लेट वी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इन अ डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, B phosphodiester bond, C peptide bond, D हाइड्रोजन बॉन्ड। सो बेसिकली डीएनए स्ट्रैंड जो न्यूक्लियोटाइड बेसिकली क्या होता है कि हमारा पोलीमर होता है ऑफ द डीएनए, दैट इज़ द पोलीमर। बेसिकली ये 3 यूनिट से बनता है। द फर्स्ट वन इज़ द शुगर, देन बेस, देन द फॉस्फेट ग्रुप। बेस प्यूराइन और पिरामिडीन के बने होते हैं, राइट, and that purine is adenine and guanine, pyrimidine is thymine and cytosine, यूरेसिल हमारा आरएनए के अंदर पाया जाता है। तो अब यही पूछा है कि जो हमारी पूरी यूनिट है न्यूक्लियोटाइड किससे लिंक्ड होती हैं। सो इट्स आल्सो मेंशन इन द एनसीईआरटी। सो द करेक्ट आंसर इज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसको लिंक करता है, ये बेस और शुगर को करता है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन को लिंक करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो लिंक करेगा वो बेसिस को आपस में लिंक करेगा, जैसे कि ए का डबल बॉन्ड बनाते हैं टी के साथ, जी जो होता है 3 ट्रिपल बॉन्ड बनाता है सी के साथ, सो दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ न्यूक्लियोसाइड डिफर्स फ्रॉम अ न्यूक्लियोटाइड, इट लेक्स द ए बेस, बी शुगर, सी फॉस्फेट ग्रुप, डी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो जैसे मैंने पहले कहा कि जो न्यूक्लियोसाइड होता है, ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड मैंने बता चुका कि इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास, ठीक है, पहले क्वेश्चन में। तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस होगा कि इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज सी, फॉस्फेट ग्रुप। सो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमारा सी फॉस्फेट ग्रुप आएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोथ डीओक्सीराइबोज एंड राइबोज बिलोंग टू अ क्लास ऑफ शुगर कोल्ड, ए ट्रायोस, बी हेक्सोस, सी पेंटोस, डी पॉलीसेक्राइड्स। सो बेसिकली बोथ डीएनए एंड आरएनए, इन दोनों के अंदर ही 5 कार्बन की रिंग पाई जाती है। ठीक है, दैट इज द पेंटोस। तो करेक्ट आंसर इज सी, पेंटोस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फैक्ट दैट अ प्यूराइन बेस ऑलवेज पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड with a pyrimidine base leads to in the DNA double helix, A the anti-parallel nature, B the semi-conservative nature, C uniform width throughout the DNA and D uniform length in all DNA। so basically क्या होता है, जो DNA का स्ट्रक्चर होता है वो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होती है। अगर यहाँ पे 5 to 3 है तो यहाँ पे 3 to 5 होगा, और इसके अंदर बेसिकली जो हमारे बेसिस होते हैं वो यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे प्यूरीन होगा और यहाँ पे क्या होगा, पिरिमिडीन होगा। ये बेसिस आपस में बॉन्ड बनाते हैं ताकि इनकी ये जो विड्थ है डीएनए की, ये क्या रखे, मेंटेन रखे। सो द करेक्ट आंसर इज सी, यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट द डीएनए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन इज ए बोथ पॉजिटिव, बी बोथ नेगेटिव, सी नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली, डी 0। सो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो कि 2.2 मीटर होता है इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इन दी ह्यूमन्स केस। तो एक सेल को इसके अंदर पैक्ड होना होता है, और जो बेसिकली जो सेल होता है वो नैनोमीटर के साइज़ में होता है। तो हाउ कैन बी पॉसिबल दैट मीटर इज कैन बी एडजस्ट इन दी नैनोमीटर। सो बेसिकली पहले इसे कम्पैक्ट साइज़ में पैक्ड होना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, एक हिस्टोन प्रोटीन आता है, ठीक है, दैट इज द हिस्टोन प्रोटीन। ओके, सो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर इस तरह से डीएनए रैप्ड होता है, राइट। तो बेसिकली अब जो हमारा जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो हिस्टोन जो हमारे पास ये जो प्रोटीन है, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये जो रेड पोर्शन में है, ये बेसिकली हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होती है, और जो डीएनए होता है वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन इज हियर the promoter site and the terminator site for the transcription are located at A 3 downstream and 5 upstream and respectively of the transcription unit, B 5 upstream and 3 downstream and respectively of the transcription unit, C the 5 upstream and the D the third
डाउनस्ट्रीम एंड। सो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन का मतलब पहले हमें पता होना चाहिए दैट व्हाट यू मीन बाय द ट्रांसक्रिप्शन। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे आए हैं जैसे मैंने पहले बताया तो आपको पता होगा चैप्टर का बेसिक। लेट मी फर्स्ट क्लियर अगेन कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जब डीएनए से बेसिकली हमारा आरएनए बनता है, दैट इज़ नोन एज दिस प्रोसेस नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। सो बेसिकली लेट मी क्लियर कि आपका यहाँ पे जो पूछा गया है कि प्रमोटर साइट क्या होती है और टर्मिनेटर साइट क्या होती है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको डिफ्रेंशिएट करती हूँ। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है। एंड यहाँ पे डीएनए की हमारे पास बेसिकली स्ट्रैंड गिवन्स होंगी कि ये हमारे पास 5th स्ट्रैंड है, दैट इज़ द 3 स्ट्रैंड, दैट इज़ 3 एंड दैट इज़ 5। ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारा आरएनए है वो यहाँ पे ट्रांसक्राइब्ड होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा आरएनए बन रहा है जो कि 5 to 3 एंड में बनता है, राइट। तो बेसिकली जो यूनिट यहाँ पे होगी, बेसिकली जो यहाँ पे हमारी यूनिट होगी, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रमोटर साइट। और ये जो यहाँ जो यूनिट होगी उसे हम क्या कहेंगे, द टर्मिनेटर साइट। इतना तो हमें पता चल गया कि प्रमोटर साइड फर्स्ट पोजीशन पे लगी होगी एंड टर्मिनेटर साइड सेकंड पोजीशन में। लेकिन नेमिंग कैसे करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, कहाँ से करें, यहाँ से करें नेमिंग। तो उन्होंने यहाँ पे बोला क्या है, उन्होंने रेफरेंस पॉइंट दे रखा है। रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे जो है वो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के बेसिस पे बता रखा है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम किसे कहते हैं, राइट। सो बेसिकली दैट फ्रंट पोर्शन जहाँ से हमारा आरएनए ट्रांसक्राइब्ड होगा उस पोर्शन को हम यहाँ पे, ये जो पोर्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम कहते हैं। और ये वाले जो पोर्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं, डाउनस्ट्रीम कहते हैं। सो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया कि जो प्रमोटर होगा वो 5th अपस्ट्रीम पे लगा होगा एंड जो हमारा टर्मिनेटर होगा वो 3 डाउनस्ट्रीम में लगा होगा। तो 5th अपस्ट्रीम एंड 3 डाउनस्ट्रीम, यहाँ पे हमारा ऑप्शन गिवन है बी। सो द करेक्ट आंसर इज बी। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो द करेक्ट आंसर इज बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statement is the most appropriate for sickle cell anemia। बेसिकली जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है, if we're talking about red blood cell, तो हमारा बाइकनकेव शेप होती है, राइट। बट सिकल सेल एनीमिया एक हमारी क्या होती है, एक जेनेटिक डिसीज़ होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़ होती है, जिसकी वजह से इसकी जो शेप है आरबीसी की वो सिकल सेल हो जाती है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है। सो ए इज़ इट कैन नॉट बी ट्रीटेड विद आयरन सप्लीमेंट। ये भी ठीक है कि आयरन, क्योंकि ये हमारी जीन की वजह से, चेंज होने की वजह से ये डिसीज़ होती है, तो आयरन सप्लीमेंट देने की वजह से ये ठीक नहीं होगी। सो ये भी ठीक है। इट इज़ अ मोलिकुलर डिसीज़, या इट इज़ अ जेनेटिक डिसीज़ एंड इट कन्फर्स रेजिस्टेंस टू एक्वायर्ड मलेरिया। तो एक्चुअली क्या होता है, जो सिकल सेल एनीमिया, जो सिकल सेल जो आरबीसी होती हैं, बेसिकली वो क्या होता है, डैमेज होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं। अब वो जो हार्मफुल सब्सटेंस होता है वो जो इस मलेरिया का पैरासाइट है, मलेरिया का जो पैरासाइट है, ठीक है, मलेरिया का जो पैरासाइट है वो इसको किल कर देता है। सो या इट कन्फर्स द रेजिस्टेंस टू एक्वायरिंग मलेरिया। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑल ऑफ दीज, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द फ्लोइंग थ्रू विद रिस्पेक्ट टू द AUG। A, it codes for the methionine only. B, it also an initiated codon. C, it codes for methionine both prokaryotes and eukaryotes, and D, all of the above. सो बेसिकली जो AUG होता है वो हमारा मिथ्योनिन को भी कोड करता है, इनिशिएट कोडोन भी होता है, और ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स एज अ यूनिवर्सल कोडोन भी होता है। सो ये यहाँ पे हमारे पास ऑल ऑफ द अबव आंसर है। सो बेसिकली यहाँ पे द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी। तो यहाँ हमारा जो जेनेटिक मटेरियल उसके 3 क्लासिफिकेशन होती है जो आप NCERT में देख लेना, यहाँ पे मैं नहीं बताऊँगी। तो बेसिकली प्रोटीन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, ये दोनों जेनेटिक मटेरियल्स हैं। लेकिन जो फर्स्ट जो डिस्कवर्ड हुआ था वो RNA को यहाँ पे पूछा है फर्स्ट। तो यहाँ पे देख के करना कि यहाँ पे D RNA आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रिगार्ड टू द मेच्योर mRNA इन यूकैरियोट्स, A, exon and intron do not appear in the mature RNA. B, exon appear but intron do not appear in the mature RNA. C, intron appear but exon do not appear in the mature RNA. D, both exon and introns appear in the mature RNA. So basically the correct answer is, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो इमेच्योर RNA होता है वो इस तरह से होता है, राइट। ठीक है, इसके अंदर जो ये रेड पोर्शन है बेसिकली, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं, एंड दैट ब्लू पोर्शन इज इंट्रोन। ओके, सो इमेच्योर RNA के अंदर ये दोनों होते हैं,
बट जब हम मेच्योर mRNA की बात करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ एक्सोन पोर्शन होता है, इंट्रोन रिमूव हो जाता है। तो ये हमारा क्या होगा, बेसिकली मेच्योर RNA होगा, दैट इज़ द मेच्योर वन। तो इसके अंदर एक्सोन अपीयर्स करेंगे बट इंट्रोन्स डू नॉट अपीयर इन द मेच्योर RNA, सो द करेक्ट आंसर इज बी। A human chromosome with the highest and the least number of gene in them are respectively A chromosome 21 and Y chromosome 1 and X chromosome 1 and Y chromosome X and Y। तो 2003 के अंदर हमारा जेनेटिक प्रोजेक्ट खत्म हुआ था, लेकिन 2006 के अंदर ख़त्म इसलिए पूरा हुआ था क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 1 की स्टडी यहाँ पे कंप्लीट हुई थी, क्योंकि सबसे बड़ा था, इसे टाइम ज़्यादा लग गया था। सो यहाँ पे हमारा सबसे हाईएस्ट नंबर पे तो क्रोमोसोम 1 यानी कि बी भी हो सकता है, सी भी। अब यहाँ पे क्या पूछा, लीस्ट नंबर ऑफ जीन, तो लीस्ट नंबर ऑफ जीन हमारे वाई क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। सो करेक्ट आंसर इज सी। या सी, ओके। So yeah, who amongst the following scientists had no contribution in the development of double helix model of the structure of DNA? So A Rosalind Franklin, B Morris Wilkin, C Irwin Chargaff, D Madeline Starr। तो बेसिकली रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड मोरिस विल्किन ने तो एक्सरे डिफ्रेक्शन पैटर्न दिया था डीएनए का, सो इनका तो रोल है। इरविन चारगफ ने बेस पेयरिंग के बारे में बताया था, राइट। लेकिन मेडेलिन स्टार एक्सपेरिमेंट ने डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव नेचर बताया था, सो दिस करेक्ट आंसर इज डी। DNA is the polymer of nucleotide which are linked to each other by 3 and 5 phosphodiester bond. To prevent polymerization of nucleotide, which of the following modification would you choose? A. Replace purine with the pyrimidine. B. Removal and replace 3OH group in a deoxyribose. C. Remove and replace 2H group with some other group in deoxyribose. Both B and C. तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो डीएनए होता है, मैंने जैसे बताया फर्स्ट क्वेश्चन में कि न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है जो कि एक दूसरे से लिंक करता है 3 और 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। मैंने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का मतलब अभी हमने देखा था कि हमारे पास ये हमारे पास शुगर होती है, मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रही, ये शुगर हो गई, दैट इज़ द बेस, ये इससे कनेक्ट होते हैं, ये हमारे पास बेस आएगा, ये हमारे पास शुगर आएगी, ठीक है, ये हमारे पास फॉस्फोरस ग्रुप आएगा, ये हमारे पास फॉस्फर ग्रुप आएगा, उसी तरह से फिर यहाँ से फॉस्फोरस ग्रुप से अटैच होकर फिर ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। कि आगे दोबारा प्रिवेंट करना है कि आगे दोबारा पोलीमराइजेशन ना हो, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे 3 पोजीशन पे कनेक्ट होता है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा कि रिमूव और रिप्लेस कर दो 3OH ग्रुप इन द डीऑक्सीराइबोज। सो करेक्ट आंसर इज बी। So next question is, discontinuous synthesis of DNA occurs in one strand because DNA molecule synthesis is very long. B. DNA dependent DNA polymerase catalyze polymerization only in the one direction 5 to 3. C. It is a more efficient process. D. DNA ligase has to have a role. तो इसका बेसिकली क्वेश्चन में पूछा है कि एक जो हमारी स्टैंड होती है वो होती है 5 to 3 एंड दूसरी स्टैंड जो होती है वो होती है 3 to 5, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट, ठीक है, यानी कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो बेसिकली 5 to 3 में वर्क करता है, तो उसे यहाँ से चाहिए और ये यहाँ से करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से ये लैगिंग स्टैंड हो जाती है और ये दिस वाली लीडिंग स्टैंड हो जाती है। सो करेक्ट आंसर इज बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेप इन ट्रांसक्रिप्शन इज कैटलाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज का काम सिर्फ और सिर्फ इलोंगेटेशन का होता है। ए इनिशिएशन है, सी टर्मिनेशन है, डी ऑल ऑफ द अबव। तो सिर्फ इसका काम इलोंगेटेशन का होता है, ना ही इनिशिएशन करेगा ना ही टर्मिनेशन। उसके लिए प्रोकैरियोट्स के अंदर सिग्मा और रो फैक्टर होते हैं, यूकैरियोट्स के लिए सम अदर फैक्टर्स होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ ए डीएनए रेप्लिकेशन, बी ट्रांसक्रिप्शन, सी ट्रांसलेशन, डी नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पे क्लेरिफाई नहीं कर रखा कि ये प्रोकैरियोट्स के बारे में बात कर रहे हैं या फिर यूकैरियोट्स के बारे में बात करें, तो हम दोनों को लेके चलेंगे। तो दोनों का जो बेसिकली जो अगर हम इसे कंट्रोल करना है तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान कंट्रोल होता है, विच इज़ ऑल्सो मैंशन इन द एनसीईआरटी। सो करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर वहाँ पे गिवन है कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल ही होता है जहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेगुलेटरी प्रोटीन्स आर द एसेसरी प्रोटीन्स दैट इंटरेक्ट विद द आरएनए पॉलीमरेज एंड अफेक्ट इट्स रोल इन ट्रांसक्रिप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रेगुलेटरी प्रोटीन? ए, दे ओनली इंक्रीज एक्सप्रेशन, बी, दे ओनली डिक्रीज एक्सप्रेशन, सी, दे इंटरेक्ट विद द आरएनए पॉलीमरेज बट डू नॉट अफेक्ट द एक्सप्रेशन, सी, दे कैन एक्ट बोथ एज एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर। तो ये दोनों की तरह काम करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज डी। विच वॉज द लास्ट ह्यूमन क्रोमोजोम टू बी कम्प्लीटेड सीक्वेंस? जो मैंने बताया दिया, क्रोमोजोम 1 आता है, ऑप्शन क्रोमोजोम 11 है, 21 है, एक्स है, लेकिन करेक्ट आंसर इज 1। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द फंक्शन ऑफ आरएनए? तो आरएनए का क्या फंक्शन होता है? ए, इट इज़ अ कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम, सिंथेसाइजेस पॉलीपेप्टाइड, इट कैरीज अमीनो एसिड्स टू राइबोसोम, सी, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूट कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये डीएनए से राइबोसोम की इन्फॉर्मेशन भी कैरी करता है, सो ये ऑप्शन भी सही है।
इट कैरीज अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड को राइबोसोम के पास भी लेके आता है, ये भी सही है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, तो उसका भी कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट है। सो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं एक दो बारी में, लेकिन ज़्यादा नहीं आते क्वेश्चन। वाइल एनालाइजिंग द DNA ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अ टोटल नंबर ऑफ 5386 न्यूक्लियोटाइड्स वर फाउंड, आउट ऑफ विच द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट बेसिस है। सो बेसिकली ये क्वेश्चन कैलकुलेटेड नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ बताना है। तो इरविन चारगाफ का जो रूल था ना, ठीक है, उसने बताया था कि जो हमारे प्यूरिन होते हैं वो इक्वल टू पिरिमिडीन होते हैं, राइट। यानी कि जो जितने एडेनिन होंगे उतने ही हमारे थायमिन होंगे, जितने हमारे पास साइटोसिन होंगे उतने हमारे पास क्या होंगे, ग्वानिन होंगे, ठीक है। और इनका रेशियो इज इक्वल टू 1 कहलाता है, इनकी कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एडेनिन 29% है, तो यानी कि थायमिन भी उतना ही होना चाहिए, मतलब थायमिन तो 17% है। लेट मी चेक अनदर, ग्वानिसिन कितना है, 70%, तो साइटोसिन भी 70% होना चाहिए, बट नहीं, वो सही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि डबल स्टैंडर्ड DNA स्ट्रक्चर तो नहीं है, ठीक है। तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, इट इज़ अ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA, बी, इट इज़ अ सिंगल स्टैंडर्ड DNA, सी, इट इज़ अ डबल स्टैंडर्ड लीनियर DNA, डी, नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। ऐसा तो नहीं है, हम कंक्लूजन तो ड्रॉन कर सकते हैं। डबल स्टैंडर्ड नहीं है, वी ऑलरेडी यहाँ से हमने देख लिया इरविन चारगाफ का रूल लगा के, तो डबल स्टैंडर्ड लीनियर DNA भी नहीं हो सकता। सो द करेक्ट आंसर इज बी, इट इज़ अ सिंगल स्टैंडर्ड DNA। ओके, सो या in some viruses DNA is synthesized by using RNA as template such as DNA, उससे हम DNA को क्या कहते हैं, जहाँ पे कुछ वायरस होते हैं जहाँ पे DNA सिंथेसाइज किया जाता है एज अ RNA, यानी कि RNA से DNA बनता है, ठीक है। तो उस DNA को हम क्या कहते हैं, ADNA, BDNA, CDNA या rDNA। सो द करेक्ट आंसर इज CDNA, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री DNA कहते हैं, ठीक है। Second question, next question is, if Measles and Stahl experiment is continued for 4 generation in bacteria, the ratio of 15 to 15, 15, 90, 15 and 40 and 40 and 40 and containing DNA in the 4 generation would be, and options हमारे पास ये given है। So basically हमारा numerical calculation है, यहाँ पे ट्रिक यूज़ की जाती है, मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास हैवी DNA है, क्योंकि आप देख रहे हो 50N है, 50 नाइट्रोजन है, 15N वाला नाइट्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, हाइब्रिड है, दोनों हैं। और ये हम देख सकते हैं तो हमारे पास क्या है, लाइट DNA है, ठीक है। तो एज सच क्या होता है, अगर हम हैवी DNA का रेशियो बताते हैं, तो हैवी DNA का जो रेशियो होता है वो 0 होता है। लाइट DNA के रेशियो की बात करते हैं तो वो होता है 2n⁻⁻²। और अगर हम बात करते हैं हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड होता है 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे हमें पूछा है बेसिकली यहाँ पे पूछा है 4 जनरेशन तक। तो 4 जनरेशन तक बताना, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2, 4 - 2, तो ये हमारे पास आएगा 14, ठीक है। तो ये हमारे पास 14 आया। तो अगर हम इसे रेशियो में कंक्लूड करेंगे, सो दिस रेशियो इज़ 0, रेशियो 2, रेशियो 14। अब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। सो सिंपलेस्ट फॉर्म इज़ 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14। सो 017 इज़ द करेक्ट आंसर। सो आंसर डी विल बी अ करेक्ट आंसर। सो इज the sequence of nitrogen bases of the coding strand of DNA in a transcription unit is इतना, the sequence of bases in its RNA transcript would be, and different option is given here। so ऐसे क्वेश्चंस पे हमें पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें कोडिंग स्ट्रैंड पता होना चाहिए। तो ऐसा जो कोडिंग स्ट्रैंड जो वो होता है, क्योंकि यहाँ पे एज कन्वेक्शन लिया गया है, तो जिसकी वजह से जो कोडिंग स्ट्रैंड होगा वैसा कोडिंग स्ट्रैंड नहीं होगा, वैसा नॉन कोडिंग की तरह काम करेगा, क्योंकि वो कोड नहीं होगा, क्योंकि NCERT के अंदर मेंशन है कि कोडिंग स्ट्रैंड उसे कहते हैं जो कोड नहीं करता है। तो बेसिकली ये नॉन कोडिंग का मतलब हमें बता रखा है। तो हमें जो कोड कर रहा है हमें उसकी सीक्वेंस पहले पता करनी पड़ेगी, तभी हम RNA की सीक्वेंस पता कर सकते हैं, राइट। तो जो हमारा टेम्पलेट स्टैंड होगा, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वो होगा हमारे पास बेसिकली 3। तो ये बेसिकली A है, उसकी जगह हमारे पास क्या आएगा, T A C T T A C, ठीक है। ये हमारे पास जो स्टैंड बना, अब इससे ट्रांसक्रिप्ट होगा हमारा क्या, RNA। सो अब RNA की देखते हैं, एंड वन थिंग इज रिमेंबर इन द RNA कि थायमिन की जगह हमारे पास यूरेसिल आता है इन द RNA, ठीक है। DNA के अंदर थायमिन होता है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पहले 5 आएगा,
टी की जगह ए आएगा, ए की जगह टी आना था लेकिन यहाँ पे यू आएगा, सी की जगह टी, टी की जगह ए यू जी एंड दैट इज टी। सो यहाँ पे मैच कौन सा कर रहा है, द फर्स्ट ऑप्शन इज मैचिंग हियर, सो द करेक्ट आंसर इज ए। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन में हमें ध्यान देना पड़ता है कि सबसे पहले तो इस चीज़ पर हमें सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि भाई कोडिंग स्ट्रैंड बोल रही है, जिसे कोडिंग स्ट्रैंड के बारे में पता नहीं होगा वो कुछ भी गलत लगा के आ जाएगा। एंड दूसरा कि इस चीज़ पर हमें ध्यान देना है। एंड सेकेंड वन इज़ दैट कि ये जो आरएनए के अंदर यूरेसिल होगा इसके अंदर भी हमें फोकस करना है। सो या नेक्स्ट क्वेश्चन इज द RNA polymerase holoenzyme transcribes the promoter, structural and the terminator region, B the promoter and terminator region, C the structural gene and the terminator region, and D structural gene, जो मैं पहले डिस्कस चुकी हूँ। द करेक्ट आंसर इज D, the structural gene only. So next question here, if the base sequence of a codon in mRNA is 5AUG3, the sequence of tRNA pairing with it must be. So या इसका जो पेयरिंग होगी बेसिकली हम यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पहले हम इसे लिखते हैं ताकि हमारी मिस्टेक ना हो, ठीक है। अब हम इसे क्या लिखेंगे, 5 का 3 होगा, ठीक है। अब बेसिकली ए की जगह क्या आएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमारा आरएनए के अंदर बोला है तो यहाँ पे ए की जगह हमारे पास यू आएगा, यू की जगह हमारे पास ए आएगा, जी की जगह सी आएगा, दैट इज़ द 5 CAU। सो करेक्ट आंसर इज़ बी एंड हियर यहाँ पे लिखा भी हुआ है, करेक्ट आंसर इज सी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमीनो एसिड अटैच टू tRNA at its A 5' and 3 and, C एंटीकोडोन साइड, डी DHU लूप। सो इट इज़ मेंशन दी NCERT कि वो 3 एंड में होगा, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू इनिशिएट ट्रांसलेशन द mRNA फर्स्ट बाइंड्स टू A द स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट, B द लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट, C द होल राइबोसोम, D नो सच स्पेसिफिसिटी एग्जिस्ट। तो यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा गलती कर देते हैं कि लार्जर लिख देते हैं, बट वो पहले स्मॉलर से अटैच्ड होता है तब इनिशिएशन स्टार्ट होता है। सो करेक्ट आंसर इज ए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in E. coli, the lac operin gets switched on when A lactose is present and it binds to the repressor, B repressor binds to operator, C RNA polymerase binds to the operator, D lactose is present and it binds to the RNA polymerase। तो यहाँ पे जब स्विच होता है जब लैक्टोज एंटर करता है, ठीक है, और वो किसके साथ, रिप्रेसर के साथ बाइंड करता है, ना कि RNA पोलीमरेज के साथ। जब वो रिप्रेसर के साथ बाइंड करता है लैक्टोज तो हमारे पास यहाँ पे उसकी इनिशिएशन स्टार्ट हो जाती है, लाइक ओपरिन स्विच ऑन हो जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ए। And this is all about the NCERT exemplar. Here we completed all the NCERT exemplar MCQ questions, ठीक है। अगर आपको और किसी चैप्टर्स की वीडियोस चाहिए जिसकी आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।